नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि बापना द्रव्य गुणम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज किसी न किसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करते हैं। कई बार वो मेडिसिनल प्लांट्स आहार और औषध दोनों ही होता है। जो हम आहार के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उसके कई सारे औषधीय प्रयोग, औषधीय गुण भी होते हैं। तो इस प्रकार से आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसा ही द्रव्य है जो आहार में भी उपयोगी है और औषध में भी उपयोगी है। तो आज हम बात करेंगे नारियल, नारिकेल जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है। नारिकेल नारिकेल जिसका लैटिन नाम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा, कोकस जो है कई जगह पे हेड का या फेस का एक नाम है किसी भाषा में, जिसमें से कि पुर्तगीज भाषा में कोकस ऐसा नाम दिया गया है। अगर आप नारियल का छिलका छील लेंगे और उसका जो गोला उसमें से निकलता है उसको देखेंगे, तो उसके सरफेस पे आप पाएंगे, उसके हार्ड शेल जो होती है उस पे आप पाएंगे कि आपको फेस का जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, आंखें और नाक जैसा, ऐसा लगता है कि किसी का फेस है। तो वहां से वर्ड आया कोकस। और न्यूसीफेरा, न्यूसी जो लैटिन या ग्रीक में उसका मतलब होता है नट। फेरा मीन्स आई बियर, मेरे अंदर है, मतलब कोकस न्यूसीफेरा मतलब आई बियर नट। हालांकि ये नट नहीं है, ये एक ग्रुप है फ्रूट, मगर फिर भी चूंकि हार्ड है इसीलिए इसका नाम है, लैटिन नेम इज कोकस न्यूसीफेरा। फैमिली पामी है और इसका बड़ा ट्री होता है। संस्कृत में इसे नारिकेल कहते हैं, हिंदी में नारियल कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कोकोनट ट्री कहा जाता है या कोकोनट कहा जाता है। अब हम बात करें इसके पर्यायों की। जैसे कि बताया, आयुर्वेद में पर्यायों का, पर्याय कथन का काफी शुरू से ही परंपरा रही है। ये जो पर्याय होते हैं ये हमें उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो नारियल, नारिकेल और दृढ़ फल, दृढ़ फल उसका एक पर्याय कहा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसका शेल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसीलिए इसको दृढ़ फल कहा गया है। श्रीफल, इसको गुजराती में भी श्रीफल कहा जाता है, कई सारी भाषाओं में इसको श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है, खास करके भारत में इसको बहुत ही शुभ माना गया है और कई सारे धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से श्रीफल। कुर्च शीर्षक, एक इसका पर्याय है कुर्च शीर्षक। इसका जो ऊपर का भाग आप देखेंगे तो वो जो है वो एक कूची जैसा लगता है, ब्रश के जैसा लगता है, इसलिए कुर्च शीर्षक। स्कंद फल, स्कंद देश में होने की वजह से स्कंद फल। तुंग, तुंग मतलब कि बहुत बड़ा वृक्ष होता है ये, इसीलिए इसे तुंग का नाम दिया गया है। सदाफल, इस पे फल ज्यादातर लगे हुए ही रहते हैं, इसलिए सदाफल इसका एक पर्याय है। दक्षिणोत्तक मतलब दक्षिण प्रदेशों में, भारत में खास करके साउथ इंडिया में ज्यादा मिलता है, इसीलिए दक्षिणोत्तक भी इसका एक पर्याय दिया गया है। इस प्रकार से नारियल के अलग अलग पर्याय दिए गए हैं। एक जगह तो इसका पर्याय कल्प वृक्ष भी माना गया है। कल्प वृक्ष मतलब होता है कि जो इच्छाओं को पूरा करे। अभी नारियल भी एक ऐसा पेड़ है जो कि जिसका आहार के रूप में, ऐसे ही इसके कमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा पेड़, ऐसे वृक्ष जो कि बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं, इसलिए इसे कल्प वृक्ष का भी पर्याय एक दिया गया है। हैबिटेट की मैं बात करूं कि ये ओरिजिनली साउथ वेस्ट एशिया का इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। भारत में कई वर्षों से ये होता है और भारत के खास करके कोस्टल स्टेट्स जो है उनमें बहुत होता है। गोवा में, गुजरात में, तमिलनाडु और केरला में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल में भी ये देखा जाता है। अंडमान निकोबार में भी मिलता है ये। और इसके अलावा भारत के अलावा कई सारे देश, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। यूएसए में भी कई जगह पे इसको लगाया जाता है तथा हवाई और ऑस्ट्रेलिया में भी इसे देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी हैबिट की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की या इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की। तो नारियल का बड़ा वृक्ष होता है जिसकी हाइट लगभग 98 फीट जितनी हाइट होती है इसकी, और काफी इसकी स्टेम होती है वो स्ट्रांग होती है। लीव जो होती है इसकी कंपाउंड होती है। इसकी कंपाउंड लीव्स ऐसी होती है कि जो मेन लीफ है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है और 4 से 6 मीटर। अब हम इसकी लीफलेट्स देखें अगर, तो लीफलेट भी आप देख सकते हैं। जो लीफलेट है ये भी 2 से 4 फीट जितनी लंबी होती है।
ये इसकी मिड रिब होती है एक, और इसके अलावा इसका जो इसकी टिप होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है, एकदम एसिकुलर शेप भी हम इसकी लीव्स का कह सकते हैं। इस प्रकार से इसकी लीव्स होती है और पिन्नेटली कंपाउंड होती है, आमने सामने मिलती है। 4 से 6 मीटर जितनी लंबी लंबी इसकी लीव्स होती है। फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों उस इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं। अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसका रूट सिस्टम जो होता है वो थोड़ा रेयर टाइप का होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इसकी रूट्स स्टेम में से निकलती ही रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि नारियल के पेड़ का तना हम नीचे देखें तो वहां से काफी सारी रूट्स निकलती रहती है। तो मतलब 60-70 साल का जब पेड़ होता है तब तक भी उसकी रूट्स निकलती रहती है, और लगभग एक पेड़ में 3-3.5 हजार जैसी रूट्स भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये रूट होती है। फ्रूट की हम बात करें तो जब वो टेंडर होता है तो ग्रीन कलर का होता है, ओवल इन शेप, काफी बड़ा होता है वो। इसके अलावा उसके अंदर जब वो कोमल होता है तो ज्यादा उसके अंदर पानी होता है, अंदर से भी सॉफ्ट होता है, और जब वो पक जाता है तो उसकी जो बाहर का जो उसका एक्सोकार्प होता है वो हस्क जैसा रूप ले लेता है। अंदर का जो शेल है वो भी काफी हार्ड हो जाता है। और खास करके नारियल ही एक ऐसा प्लांट है जिसका जो इडिबल पार्ट होता है वो होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म मतलब ओवरी में जो एम्ब्रियो होता है, सीड होता है, उसको फीड करने के लिए जो पार्ट यूज किया जाता है उसको इंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसका जो खाने वाला पार्ट है जिसको खाया जाता है वो इंडोस्पर्म होता है बॉटनिकली। तो इसके अंदर की गिरी कोमल होती है, सफेद होती है, और उसके पके हुए फल में भी जो पानी है वो पाया जाता है। तो इट इज द ओनली फ्रूट जिसके अंदर भी पानी पाया जाता है। तो ये कोकोनट वाटर की स्पेशलिटी है। इसके अंदर से एक ताड़ी भी निकलती है। इसके अलावा इसके प्लांट जब लगाए जाते हैं तो लगभग 6 से 7 साल के बाद वो फ्रूटिंग करते हैं, और उसके बाद 60 साल तक की इनकी उम्र होती है, और 15 से 20 साल तक जो है वो बहुत अच्छा फ्रूटिंग करते हैं। एक प्लांट जो होता है वो 70 से 75 फ्रूट भी देता है। एक इसका फ्रूट हम अगर देखें, उसके वजन की बात करूं तो कई बार 1 से 1.5 किलो जितना भी उसका वजन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की। तो नारियल को गुरु स्निग्ध माना गया है। इसका रस मधुर होता है, इसका विपाक भी मधुर होता है, और नारियल शीतवीर्य होता है। तो नारियल जो है उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, शीतवीर्य होता है। इसका कोमल फल जो रहता है वो पित्तहर और ज्वरहर कहा गया है, जबकि इसकी जो सूखी हुई गिरी होती है उसको थोड़ा सा विदाही और विष्टम्भी कहा गया है। अब हम बात करें अगर इसके कर्मों की, जैसे कि आयुर्वेद में अलग अलग पार्ट्स के कर्म बताए गए हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि कई बार कई सारी चीजें जो रहती है उनके अलग अलग पार्ट्स यूजफुल होते हैं, और उनके अलग अलग पार्ट्स के अपने उपयोग होते हैं, अपने गुण कर्म होते हैं। तो नारियल में भी ऐसा ही है। अगर हम इसके फल की बात करें तो इसका फल जो होता है वो बहुत अच्छा ब्रूहण होता है, बल्य होता है, रद्य होता है, और बस्ती शोधन उसको आयुर्वेद में कहा गया है। पुष्प जो होता है, नारियल के पुष्प भी औषधीय प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो रक्तपित्त, हर, रक्तातिसार में काम में आते हैं। इसका कोमल फल जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा पित्त, हर, ज्वरहर होता है। नारियल का जो पानी होता है जिसको डाब भी कहा जाता है, नारियल पानी आप देखेंगे कि कोस्टल एरियाज में अभी तो पूरे इट इज ए वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर जो अभी कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स या जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होते हैं उनको पसंद करते हैं। तो नारियल जो है इट इज ए वेरी गुड नेचुरल सॉल्यूशन। तो नारियल पानी जो है वो उसके बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। वो शीतल होता है मतलब ठंडा होता है, बहुत अच्छा रद्दी आयुर्वेद में उसे कहा गया है। दीपन है मतलब भूख को बढ़ाता है। शुक्रल है मतलब अच्छा एफ्रोडियासिक होता है। पित्त हर है, पिपासा हर है मतलब जो गर्मी में एक्सेसिव थर्स्ट लगती है या पित्तज विकार हो गया जिसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसमें भी ये बहुत अच्छा होता है। और बस्ती शुद्धिकर है, तो यूरिनरी सिस्टम के डिसीजेस के लिए भी नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। इसका तेल, अब नारियल तेल की बात करें तो नारियल तेल जो है वो बहुत ही अच्छा केश्य होता है। इंडिया में तो कई सारे प्रदेशों में
ऑलमोस्ट ज्यादातर जो सिर में तेल लगाने के लिए यूज किया जाता है वो नारियल तेल ही होता है। तो नारियल तेल जो है वो बहुत अच्छा केश्य होता है, व्रूहण होता है, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये, और दंत्य होता है, दांतों के लिए भी तेल अच्छा होता है। कई जगह पे इसका कवल धारण किया जाता है, मतलब मुंह में भर के रखते हैं नारियल तेल को, और उससे दांत मजबूत होते हैं। इसके प्रयोज्य अंग की बात करूं तो इसका फल मतलब कि जिसको नारियल, हम जिसके अंदर का एंडोस्पर्म जो नारियल की गिरी निकालते वो उपयोगी है। इसके अलावा नारियल का पानी उपयोगी है, नारियल के फूल भी बहुत उपयोगी है, नारियल का तेल, नारियल की रूट भी यूज की जाती है, और नारियल का क्षार प्रयोग किया जाता है। इसका जो मूल होता है वो बहुत अच्छा प्रमेहर होता है और ग्राही भी होता है, इसलिए इसका अतिसार वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ये थे इसके गुण। अगर हम बात करें इसके आमिक प्रयोगों की, कि नारियल का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो नारियल के भी कई सारे उपयोग बताए गए हैं। जैसे कि आजकल बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए हैं। कई जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ पॉल्यूशन होता है, तो हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को बहुत हेयर फॉल होता है। तो ऐसे समय में नारियल तेल जो है उसका अभ्यंग किया जाए तो बहुत अच्छा केश्य होता है, बाल बढ़ने में मदद करता है, और बाल जो जल्दी सफेद हो जाते हैं उनको भी वो रोकता है। तो बाल बढ़ाने के लिए और खालित्य या पालित्य से बचने के लिए, मतलब हेयर लॉस और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से बचने के लिए इसके तेल की मालिश करनी चाहिए सर में। पुराने जमाने में लगभग जो स्त्रियां है खास करके वो तो बहुत तेल लगाती थी, लेकिन अभी ड्यू टू फैशन एंड अदर फैक्टर्स तेल लगाना कम हो गया है। तो तेल अभ्यंग सिर में करना ही चाहिए। तो नारियल तेल एक बहुत अच्छा केशवर्धन है। त्वक रोग में या खुजली चलती हो, कंडू जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, ईचिंग में नारियल तेल में कपूर डाल दीजिए। कपूर डालने के बाद कपूर पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाता है, और उस कपूर को पूरे बॉडी पे भी लगाया जा सकता है, और जहां पर खुजली हो रही है वहां पे लगाने से उसमें अच्छा फायदा मिलता है। कुष्ठ रोग में, मतलब त्वचा के रोगों में, इसकी जो ऊपर की कवच होती है उसको जलाकर, या फिर उसमें से आयुर्वेद में भी कुछ मेथड्स है, उसमें से तेल निकाला जाता है, उस तेल का प्रयोग कुष्ठ रोग में किया जाता है। मसूरिका, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, तो खास करके बच्चों में होता है, उस समय में नारियल पानी जो होता है ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। मसूरिका में जब जो दाने निकल जाते हैं चिकन पॉक्स के, उनको नारियल के पानी से धोया जाता है। उससे एक तो जो वहां पे जलन हो रही होती, चिकन पॉक्स में बच्चों को बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वो जलन कम हो जाती है, और बाद में दाग भी नहीं रहते हैं। तो मसूरिका में इसका एक अच्छा प्रयोग बताया गया है। तृष्णा और दाह में, मतलब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा, अभी आगे चल के गर्मी की सीजन आ ही गई है ऑलमोस्ट, तो गर्मी में जो नारियल पानी होता है या नारियल का फल अगर खाया जाए तो बहुत अच्छा तृष्णा और दाह हर होता है। अम्ल पित्त की अगर मैं बात करूं तो अम्ल पित्त में भी इसका कोमल फल, मतलब एसिडिटी में भी कोमल फल खाया जाता है। चूंकि ये मधुर भी होता है और शीत भी होता है, इसलिए पित्त को शमन करता है, और वहां जो इरिटेशन हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, उसको भी कम करता है। नारिकेल का क्षार बनाया जाता है, और इस क्षार को भी गुल्म में प्रयोग किया जाता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो फल को 10 से 20 ग्राम में प्रयोग किया जा सकता है। इसका तेल अगर इंटरनली लेना है तो 10 से 20 बूंद, और इसके क्षार का प्रयोग करना है तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसको किया जाता है। रक्तातिसार, मतलब जिसमें डायरिया विथ ब्लड, स्टूल कम्स विथ ब्लड, तो उसमें इसके पुष्प का स्वरस या उसका चूर्ण प्रयोग किया जाता है। रक्त पित्त, मतलब कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उसमें नारियल पानी का प्रयोग किया जा सकता है। गर्मी की सीजन है तब हिमेस्टेसिस होता है, जिसमें से नाक में से खून निकलता है, तो ऐसे समय में भी अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको ये टेंडेंसी होती है नाक में खून निकलने की, उनको अगर नारियल पानी पीने के लिए दिया जाए, खास करके जब वो बाहर जा रहे हैं, तो उनको जो हिमेस्टेसिस है वो रुकने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा रक्तपित्त में इसके फ्लावर्स का भी प्रयोग किया जाता है। हिचकी चलती है अगर बहुत ज्यादा, तो हिचकी चलने में भी नारियल पानी को देने से हिचकी शांत हो जाती है। मूत्रकृच्छ, मतलब डिसीरिया हुआ हो तो मूत्रकृच्छ में भी नारियल का पानी बहुत अच्छा काम करता है, या आयुर्वेद में प्रमेह कहा गया है।
कई लोग आयुर्वेद के प्रमेह से समझते हैं कि हम सिर्फ मधुमेह मतलब डायबिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रमेह जो है यूरिनरी सिस्टम की लगभग 20 प्रकार की बीमारियां बताई गई है जिनके ग्रुप को प्रमेह दिया गया है। इसमें कुछ प्रमेह ऐसे होते हैं जिनमें यूरिन का रंग जो है उसमें विकार आ जाता है। यूरिन का नॉर्मल रंग जो रहता है आइदर कलरलेस और पेल येलो कलर जो होता है वो नॉर्मल कलर होता है। तो उस कलर में कोई भी विकार आ जाए तो ऐसे प्रमेह के जो रोग होते हैं उनमें भी नारियल पानी बहुत अच्छा, क्योंकि इसको कहा ही गया है बस्ती शोधनम, इसलिए ये मूत्र के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर बहुमूत्रता हो पोलीयूरिया, तो जैसे मैंने बताया इसकी जो मूल होती है वो ग्राही होती है और संग्रहणीय होती है थोड़ी सी। तो जब बहुमूत्रता हो, किसी को पॉलीयूरिया हो रही हो, तो इसके मूल का प्रयोग किया जाता है, इसके पुष्प का भी प्रयोग किया जाता है उसमें। बाजीकरण योगों में आयुर्वेद में इसकी जो जब नारियल पूरा सूख जाता है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है गिरी जो होती है वो निकाल ली जाती है और बाजीकरण योगों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से कष्टार्तव मतलब डिसमेनोरिया में भी उसका ही प्रयोग किया जाता है। ज्वर में फीवर अगर किसी को आ रहा हो तो नारियल पानी बहुत अच्छा पथ्य होता है, तो फीवर के पेशेंट्स को भी नारियल पानी पीने के लिए दिया जा सकता है। खास करके गर्मी के मौसम में ये एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट होगा उनके लिए। क्षय में इसके तेल का प्रयोग इंटरनल यूज किया जाता है और दौर्बल्य हो, किसी को कमजोरी लग रही हो, तो इसका ताजा फल खाने से उन्हें बल की प्राप्ति होती है। इसके अंदर से जो ताड़ी निकलती है वो भी मूत्रकृच्छ में, अनिद्रा में और बर्निंग सेंसेशन में दी जाती है। प्रमेह के रोग में और अत्यारता हो रहा हो, मेनोरेजिया हो रहा हो, जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें इसके मूल का प्रयोग किया जाता है। और नारियल का दूध आपको कई जगह एक वर्ड मिलेगा कोकोनट मिल्क। व्हाट इज दिस कोकोनट मिल्क? सो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी कोकोनट की। कोकोनट मतलब उसका जो फल या अंदर का जो इंडोस्पर्म, एक होता है ड्राई कोकोनट मतलब जब सूख गया और जो गिरी निकाली है वो ड्राइड कोकोनट। फिर कोकोनट पाउडर भी मिलता है मार्केट में, बूरा मिलता है उसका, दैट इज ड्राइड वाले को पाउडर कर देते हैं। कोकोनट वाटर दोनों में होता है, जनरली जो टेंडर कोकोनट होता है उसका पानी प्रयोग करते हैं ज्यादातर। इसके अलावा आपको एक वर्ड मिलेगा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जो होता है वो कोकोनट जब ये उसका जो फल होता है जिसकी ब्राउनिश कलर की बार्क होती है, तो कोकोनट या फिर दूसरे वाले को भी कई बार उन दोनों को ग्रेट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर से जो रस निकलता है उसको कोकोनट मिल्क कहा जाता है। तो कोकोनट मिल्क जो है उसका क्षय में, दुर्बलता में प्रयोग किया जाता है और इसका एक खास प्रयोग बताया गया है, खास करके चुनेकर जी ने लिखा है कि जब भी कोई सर्जरी करनी होती है, शस्त्र क्रिया के पहले और बाद में इस कोकोनट का मिल्क का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। उसकी सर्जरी से उसको होने वाले जो दुर्बलता होती है उसमें उसको काफी बल प्राप्त होता है। नारियल के आयुर्वेद में फॉर्मुलेशंस भी बताए गए, नारिकेल खंड, नारिकेला अमृत, नारिकेल लवण। नारिकेल के अंदर लवण भर दिया जाता है, फिर उसकी एक प्रिपरेशन बनाई जाती है, उसको नारिकेल लवण कहा जाता है। तो इस प्रकार से नारियल के बहुत सारे पार्ट्स है और उनके बहुत सारे यूजेस हैं। अभी हम देखते हैं कि नारियल में ऐसी क्या केमिकल कंपोजिशन होती है जिसकी वजह से ये सारे उसमें गुण होते हैं। तो नारियल के अगर मैं फल की बात करूं तो पर 100 ग्राम उसमें 354 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। सी द लेवल ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको बल्ले कहा गया है। तो नारियल में से 354 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी मिलती है। इसमें 15 ग्राम, 100 ग्राम में 15 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, 33 ग्राम्स के करीब फैट्स रहते हैं, शुगर रहती है, प्रोटीन रहते हैं। इसके अलावा ये विटामिन्स और मिनरल्स का एक बहुत रिच सोर्स है। तो मैं विटामिन्स की बात करूं तो B1, B2, B3, B6, B9 ये सारे विटामिन इसमें मिलते हैं। विटामिन सी भी काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, विटामिन ई और विटामिन के होता है। मिनरल्स की मैं बात करूं तो ये मिनरल्स का भंडार है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो नारियल में कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स इसमें मिलते हैं। अगर हम ड्राइड कोकोनट की बात करें तो उसमें ऑयल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर इसके पानी की बात करें, डाब या नारियल पानी जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक रिच सोर्स होता है
विटामिन्स का, मिनरल्स का, आयंस का। इसीलिए जो ज्वर वगैरह होता है जिसमें डिहाइड्रेशन की जो भी कंडीशन है उनमें नारियल का पानी प्रयोग किया जा सकता है। तो सोडियम, नारियल पानी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सल्फर भी होता है थोड़ी मात्रा में, विटामिन सी होता है और विटामिन बी उसमें पाया जाता है, और थोड़ी शुगर भी पाई जाती है। एक आप सुनेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, तो जो एक अलग तरीके से बनाया जाए, नेचुरल तरीके से बनाया जाए, रिफाइंड नहीं किया जाए, उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं। और उसमें ऐसा माना जाता है कि काफी सारे फेनॉल्स होते हैं, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें जो कमर्शियल ऑयल होता है उससे 7 गुना ज्यादा फिनॉल्स मिलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल में। इसकी जो ताड़ी होती है उसमें विटामिन और खास शुगर और विटामिन सी पाया जाता है। इसके मेसोकार्प में भी बहुत सारे मिलते हैं। इसके हस्क जो होती है उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो इसका जो हस्क होता है उसमें बहुत सारे टेनिन्स, फ्लेवेनॉइड्स, फिनॉल्स और ल्यूको एंथोसाइनिन, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती है। अब हम बात करें अगर नारियल के ऊपर भी बहुत सारे, हालांकि नारियल के ऊपर होने वाली रिसर्च अभी तक काफी कम मात्रा में इस पे रिसर्च हुई है, और आप सबके लिए रिसर्च का एक एरिया ये ओपन है जिसमें कि नारियल जो कि इंडिया में बहुत मात्रा में पाया जाता है और आयुर्वेद में भी इसकी औषधि वर्णन दिए गए हैं, तो उस पर रिसर्च की जा सकती है। अभी तक इसकी जो हस्क है उसके एक्सट्रैक्ट्स पे काफी सारी रिसर्चेज हुई है और इसको अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी माना गया है। इसका जो एंडोकार्प होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जब देखा गया तो उसको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। जैसे कि आयुर्वेद में भी जो उसकी गिरी है, अंदर का भाग है, उसको अच्छा बल्य ब्रूहण कहा गया है, तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई गई है। नारियल पानी होता है उसका, मतलब जो डाब होता है, कोकोनट वाटर होता है, उसका भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उसको पाया गया है। जो इसकी हस्क होती है उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया उसको अच्छा एनाल्जेसिक पाया गया। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब अगर जानते हो तो साउथ में नारियल काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए नारियल के उपयोग भी काफी ज्यादा होते हैं साउथ इंडिया में। तो वहां पे नारियल के बाहर जो ये हस्क होता है जिसको हम उसका कूचा भी कहते हैं, तो उस कूचे को दांत साफ करने के लिए एज ए ब्रश यूज किया जाता है। तो उसके जब हस्क का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि वो जो हस्क होती है, जो ओरल पैथोजेंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल होती है वो। इसके अलावा इसका जो इंडोकार्प है उसके एक्सट्रैक्ट को भी कई सारे बैक्टीरिया में लाभदायी पाया गया है। इसकी एंटी ट्यूबर एक्टिविटीज भी पाई गई है, खास करके हस्क के एक्सट्रैक्ट की। ग्रीन कोकोनट जो होता है उसकी जो बार्क है, उसकी जो बार्क है उसको भी उसका जब लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाया गया तो उसको अच्छा एंटहेलमेंटिक, अच्छा क्रूमिग्न पाया गया। इसके जो रूट है उसको एक अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, रूट को अनिद्रा में यूज करने के लिए निर्देश किए गए हैं, तो इसका जो रूट है उसको एक अच्छा सीएनएस डिप्रेसेंट और एंटी कन्वर्जेंट पाया गया। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि फिनोबार्बिटान के साथ अगर इसको दिया जाता है तो जो फिनोबार्बिटान जो स्लीप इंड्यूस करता है उसका टाइम इंटरवल ये बढ़ा देता है, और इसकी एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज भी जो है वो ऑब्जर्व की गई इसके रूट की। इसका जो नारियल पानी है उसकी अच्छी रेनल प्रोटेक्टिव एक्टिविटी पाई गई है, और रेट्स में उसका चूहों में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको अच्छा रेनल प्रोटेक्टिव माना गया, वैसे ही उसको अच्छा हिपेटो प्रोटेक्टिव भी माना गया है और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी माना गया है। तो ये कोकोनट वाटर को हमारे जो मेन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए भी उपयोगी माना गया है। कुछ बोन स्ट्रक्चर के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो ये पाया गया, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल रेट्स में इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि बोन के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, और वहां जो ट्रेबेक्युलार फॉर्मेशन होती है उसको वो कम करता है। इसके अलावा इसका जो एंडोकार्प है उसके एक्सट्रैक्ट को अच्छा एंटी हाइपरटेंसिव भी पाया गया। तो इस प्रकार से ये सब इसके गुण कर्म है। इसके कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो नारियल का पेड़ है ये बहुत ज्यादा केयर इसके लिए जरूरी नहीं होती है, सिर्फ इसको जो क्लाइमेट चाहिए, अगर उस क्लाइमेट में इसको लगाया जाए तो ये अच्छे से थ्राइव करता है, और ये लगभग
लंबी उम्र का प्लांट होता है, तो कई बार ये 70-80 साल तक भी जीता है। इसको इसके फ्रूट से इसका जर्मिनेशन किया जाता है, और ये खास करके ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी ज्यादा हो, उसके साथ साथ ही सनलाइट भी ज्यादा हो, ऐसे जगह पे ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा गोवा, केरला, तमिलनाडु, वहां पे बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। सैंडी सॉइल में हो सकता है, इसलिए आपने समुद्र के किनारों पे इसको काफी देखा होगा। वाटर रेजिस्टेंट होता है ये, मतलब बहुत ज्यादा पानी हो तो भी ये इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी वायबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो पुराने जमाने में नारियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे अगर उगाने के लिए, तो ऐसा पाया जाता था कि समुद्र के रास्ते से अगर 4000 किलोमीटर जितना भी इसको ले जाया जाए, और अगर उस यात्रा में 3 से 4 महीने लग जाए तो भी वो वायबल रहता है और उसको लगाया जा सकता है। और इसको ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी चाहिए, 70-80% की ह्यूमिडिटी में लग जाता है एक बार जब नारियल का पेड़। और ये किसी की शेडो में ग्रो नहीं हो सकता है, इसको ग्रो होने के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसीलिए ये समुद्र किनारे पे और खाली जगह पे काफी अच्छे से हो जाता है। एक बार ये लग जाए फिर 5-6 साल के बाद फ्रूटिंग होने लगती है, और उसके बाद 15-16 साल में बहुत अच्छा फ्रूटिंग ये देता है, और 60 से 70 साल तक फ्रूटिंग इसमें जारी रहती है। तो ये अच्छी गुजरात में भी इसका कल्टीवेशन काफी जगह पे किया जाता है। अगर हम इसके अदर यूजेस की बात करें तो न सिर्फ मेडिसिनल वैल्यू बल्कि इसका अदर यूजेस भी काफी सारे हैं, जिनको मेडिसिनल वैल्यू भी लेके और हमारे द्रव्य गुण के छात्र जो है वो अगर इसका कल्टीवेशन करें तो इसके दूसरे पार्ट्स का भी यूज किया जा सकता है। एज ए फूड तो ये यूज होता ही है, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे चॉकलेट्स इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोकोनट वाटर भी फूड की तरह यूज किया जाता है। कोकोनट मिल्क, सूखा नारियल और गीला नारियल, ये सभी पार्ट जो है इसके वो कोकोनट के इसके प्रयोग किए जाते हैं। मिठाइयों में भी इसका यूज करते हैं, चॉकलेट्स में इसका यूज करते हैं। इसका जो कोकोनट मिल्क होता है वो कई बार जैम बनाने के लिए और कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके फ्लावर्स को बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इसकी जो हार्ड शेल होती है उसको चारकोल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी ये जो पत्तियां है इनको भी कई जगह यूज किया जाता है। इनको मैट बनाने के लिए यूज किया जाता है, बास्केट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो ट्रंक होती है उसमें से जो वुड निकलता है उसको भी केरला में तो घर बनाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, हट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे ब्रिजेस बनाने हो लकड़ी के उसके लिए भी। तो इसकी लकड़ी जो है वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन है। दूसरी लकड़ियों के लिए जो कि रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट है उनकी जगह नारियल की लकड़ी यूज की जा सकती है, तो उसका उसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसके जो हार्ड शेल होती है वो भी एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन है, जहां पे कि कई जगह पे उसको बाउल की तरह यूज किया जाता है। तो रादर देन प्लास्टिक या दूसरी चीज यूज करने की जगह उसको बाउल की तरह कई जगह मैंने देखा है कि सैपलिंग्स लगाने के लिए भी नारियल के खोल का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक बैग का ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। इसकी जो शेल्स होती है, जो हार्ड शेल जो मैंने बोली, वो कई जगह पे कई देशों में उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और नारियल, जैसे मैंने बोला कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारियल बहुत शुभ माना जाता है। हम कभी भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो नारियल फोड़ के शुरू करते हैं। कई मंदिरों में नारियल का चढ़ावा होता है, शायद इंडिया में हजारों किलो नारियल रोज चढ़ता है। इसीलिए चढ़ता होगा शायद कि इसकी औषधीय प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि जब लोग चढ़ाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो अवश्य वो उसका सेवन तो करेंगे, उसको खाएंगे, और इसको बांट के खाया जाता है। मतलब हर किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में नारियल मिलेगा, और नारियल बहुत अच्छा बल्य और भ्रूण होता है, इसलिए इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो सबको मिलेंगे। कई सारी कंट्रीज में इसको एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है। इसकी रूट्स को भी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है डायरिया और डिसेंट्री में। इसके अलावा इसका जो कोकोनट वाटर होता है इसको बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर करते हैं या माइक्रो प्रोपोगेशन जब भी करते हैं तो वहां पर भी इसके नारियल पानी का यूज किया जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है इसको एक सप्लीमेंट की तरह दिया जाता है। और इसका जो शेल है उसको छोटे जो पंछी है उनके घर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, और बर्ड्स भी जो है इसको एक शेल्टर की तरह यूज करती है। कई जगह पे इंडिया में इसके फूल वगैरह बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं, उनको वेडिंग्स में और मंदिर में यूज किया जाता है। इवन इसका प्रयोग इतना है कि
ब्रिटेन में एक गेम खेला जाता है जिसको कोकोनट शाई कहा जाता है। वहां पे कोकोनट को एक टारगेट की तरह रखा जाता है जिसको गिरा के और उसको फिर प्राप्त करके, और जो उसमें जीतता है उसको ये इनाम में मिलता है और उसको वो खाने के लिए मिलता है, जो कि उसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो लगभग इसको सेफ माना गया है। कई सालों से इंडिया में फूड की तरह यूज हो रहा है। कोकोनट ऑयल को कई जगह पे एज ए एडिबल ऑयल यूज किया जाता है, खास करके साउथ इंडिया में, श्रीलंका आदि देशों में इसको एडिबल ऑयल मतलब खाना कुक करने के लिए, फ्राइंग करने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है। लेकिन यूएस एफडीए है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि शायद इसके ऑयल में कोई एलर्जेंस हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब भी कोकोनट एक इंग्रेडिएंट हो तो वो लेवल पे इंडिकेट करना जरूरी होता है, और उनके हिसाब से उसमें लिखना इट कंटेन्स द ट्री नट। सो अदरवाइज इसका कोई सेंसिटिविटी पाया नहीं गया है। इसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है कोका मिडोप्रॉक्सी बीटेन। वो जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में और शैम्पू बनाने में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, CAPB, आप शैम्पू जब भी देखेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें प्रोडक्ट में लिखा होता है क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो जो कंटेंट है वो शायद स्किन इरिटेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन उसको भी जब टेस्ट किया गया तो स्किन में एलर्जी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को स्किन इरिटेंट, उससे स्किन में इरिटेशन हो सकती है। इसके लिए कई सारी टॉक्सिसिटी स्टडीज की गई, और अभी तक जितनी भी स्टडीज की गई है उसमें अभी तक इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो कोकोनट जो है एज ए फूड ये बहुत ही अच्छा सेफ आइटम है। अभी जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, कि सारा विश्व जो है अभी जो हालात है, और इसके बाद भी पूरा विश्व जो है वो आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, और डिसीज के क्योर के लिए भी। तो इस तरह से हमारा जो आयुर्वेद है उसमें, और इंडिया जो है एक बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज के, बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट की स्पीशीज हमारे देश में होती है। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, जितना हो सके उनको बचाना चाहिए। जो फॉरेस्ट में है उन्हें जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में होने वाली जो औषधियां हैं, खास करके मेडिसिनल वैल्यू की मैं बात करूं तो कल्टीवेटेड से ज्यादा अच्छी होती है वो कई बार। तो इसलिए फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए, कल्टीवेशन को भी प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह से ये जो इन्वायरमेंट के लिए भी जो हमारे पास सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है, जो नेचुरल सॉल्यूशंस है, उनको अप्लाई करना चाहिए। तो द्रव्य गुणम के थ्रू हमारी यही कोशिश है कि हम आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा समाज तक पहुंचा सके, हमारे स्टूडेंट्स का मेडिसिनल प्लांट के लिए जो नॉलेज है उसको इनरिचमेंट कर सके। और हमें उम्मीद है कि हम आपका जो भी नॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करती हूँ। डॉक्टर महेश दादी सर को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।